वेलकम गाइस। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक किया था ना। आज हम लोग 26 से शुरू करेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, अच्छा देखो, पहले सुपर कंडक्टिविटी क्या है पहले जान लो। होता क्या, देखो ये सपोज एक तार है, ठीक है। जब यहां से करंट पास होता है ना, जब यहां से करंट पास होता है, करंट पास होता है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन जो जाता है, ठीक है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑब्वियसली इसको कुछ ना कुछ ये फ्रिक्शन मिलेगा ना, यहां से फ्रिक्शन मिलेगा, ठीक है, ये कंडक्टर का वजह से, क्योंकि इतना आराम से तो ये फ्लो नहीं करेगा ना। कुछ फ्रिक्शन का कारण क्या हो जाता है, ये हीट जनरेट हो जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन का कारण। तो इसलिए आप लोग देखा होगा जो भी ये क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, तो ये लोग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये फ्रिक्शन का वजह से, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर में जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना इजीली मेरा इलेक्ट्रॉन्स लोग जाएगा। इसका मतलब ये उतना ही इजी मेरा करंट फ्लो होगा, सिंपल, ठीक है। ये कंडक्टिविटी मतलब क्या, अभी समझ गया। अभी हम लोग देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको कोई भी रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, बहुत आराम से फ्लो कर रहा है। ये केस को क्या बोलता है, सुपर कंडक्टिविटी। एक्चुअली होता क्या है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक कंडक्टर है ना, ये एक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाता है तो ये जितना स्पीड से जा सकता है ना, अगर ये कंडक्टर को थोड़ा सा कूल डाउन करेगा ना, इसका टेम्परेचर को अगर कम करेगा ना, टेम्परेचर को कम करने से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और भी फास्ट से जा सकता है। जितना टेम्परेचर कम करेगा उतना ही ये और ज़्यादा फास्ट जा सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। ऐसा देखा गया, ठीक है, ये फेनोमेनन है, ठीक है, फिजिक्स में, फिजिक्स थोड़ा सीख लो, ठीक है। ये तो सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है कि ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। और नो रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि ये आराम से जाएगा, मतलब हीट प्रोड्यूस ही नहीं हो। समझ में आ रहा ना। अच्छा देखो, तो अभी इसका आंसर देखो, सुपर कंडक्टिविटी मतलब आप लोग समझ गया। अभी देखते हैं यहाँ क्या है। It refers to complete disappearance of electrical resistance in various solids when they are heated above a critical temperature। अभी हम बोला है उल्टा कम होना है, above नहीं हो सकता है, ठीक है, ऊपर उल्टा नहीं हो, एक टेम्परेचर होगा, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलता है। तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना, वो क्रिटिकल टेम्परेचर को से भी अगर नीचे चला जाएगा ना, तब सुपर कंडक्टिविटी होता है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है ये कंडक्टर में, डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करता, ठीक है। तो ये एबव का बदला अगर बिलो हो जाने से ये राइट हो जाना था, तो स्टेटमेंट नंबर वन रॉन्ग है, ठीक है। सेकेंड, द सुपर कंडक्टिविटी फेनोमेनन इज यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मैगलेव ट्रेन्स। आप लोग मैगलेव ट्रेन्स देखा होगा, ठीक है, या सुना भी होगा। ये जापान में जो ये ट्रेन होता है ना, मैगलेव ट्रेन बोलता है। ये मैगलेव ट्रेन जो क्या करता है, ये जो आप लोग जब, या नॉर्मल जो अभी हम लोग का यहाँ पे इंडिया में जो ये ट्रेन जाता है, उसमें क्या होता है, चक्का होता है ना, चक्का जो ये ट्रैक में दौड़ता है ना, तो जिसका वजह से इसका अगेंस्ट में भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। लेकिन मैगलेव ट्रेन क्या है, मैगलेव ट्रेन में चक्का वक्का ऐसा ये नहीं होता है, चक्का वक्का नहीं होता है। क्या होता है, ये जो मैगलेव ट्रेन जो हवा में दौड़ता है, अरे हवा में दौड़ता है ये ऊपर उठ जाएगा, हवा ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये जो इधर में कुछ
मैग्नेट्स है जो बार बार चेंज होता है, ठीक है। ये एक बार नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो जाएगा, फिर ये साउथ हो गया तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये चेंज होता है, इतना जानने जरूरी नहीं है। यही समझो कि मैग्लेव ट्रेन हवा में उठ के इसका बाद ये जाता है, तो क्या होगा, तो अगर ये ग्राउंड के साथ टच ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ही नहीं होगा। ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस का वजह से फ्रिक्शन हो सकता है थोड़ा, लेकिन ये जो मैक्सिमम जो ये वो होता है फ्रिक्शन, ये कहां से आता है, ग्राउंड से आता है ना। तो ग्राउंड से ऊपर में जब जा रहा है तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये जो सुपर कंडक्टिविटी है ना, यही चीज यहां भी यूज करता है, मैग्लेव ट्रेन में भी यूज करता है। तो आपको ये बात क्लियर होना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। 26 क्यों रॉन्ग है हम बता दिया, ये एबव का बदला बिलो होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाने से सुपर कंडक्टिविटी मिलता है। और एक चीज़ आप लोग को ये याद रखना है कि यूजुअली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है ना, ये कौन सा मटेरियल से बना हुआ है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो सबका अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर या एग्जाम में कभी कभी ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल देगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी देखो क्या बताने जा रहा था, अच्छा, यूजुअली ये जो -253 डिग्री सेल्सियस अगर चला जाएगा ना, माने ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर, इससे नीचे चला जाने से यूजुअली, ये जनरल में बोल रहा है, ठीक है। हालांकि ये क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स नहीं है, हर एक मेटल का अलग अलग होता है, हर एक कंडक्टर का अलग अलग होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये -253 से नीचे चला जाने से क्या होता है, वो सुपर कंडक्टिविटी वाला ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है वो कंडक्टर जो। तो सिंपल है, ठीक है। अभी देखो, और एग्जाम में आप लोगों को और एक चीज याद रखना है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का बारे में आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ता होगा, ठीक है। उसमें भी सुपर कंडक्टिविटी यूज होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, इसमें भी ये क्या है आप लोग देख लो, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे है, देखो, ठीक है। अभी ये इसमें भी सुपर कंडक्टिविटी यूज होता है, ये याद रखना। और एक चीज याद रखना, SQUIDS, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम, सुपर कंडक्टिंग, ये Q माने क्वांटम, QU जो क्वांटम, फिर I फॉर इंटरफेरेंस, फिर डिवाइसेस। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस। तो इसमें क्या होता है, देखो, जब ये कहां पे यूज होता है, ये देखो, सपोज ये मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी के अंदर में ये माइनिंग करने के लिए ठीक होगा कि नहीं होगा, ये पता स्क्विज से करता है। तो ये स्क्विज से पता करता है, ठीक है। तो उसमें भी तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एंड स्क्विज, ये दोनों में सुपर कंडक्टिविटी ये यूज होता है। तो ये आप लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, साइंस का भी है, ठीक है, क्योंकि ये साइंस का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी करंट अफेयर्स से है। टाइम कैप्सूल, ए टर्म समटाइम्स सीन इन द न्यूज रेफर्स टू, क्या है पूछ रहा है, टाइम कैप्सूल क्या है ये पहले समझो। टाइम कैप्सूल मतलब ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है, देखो बहुत इजी है। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर था, तो उस समय में रेड फोर्ट का ये इधर में 1972 में रेड फोर्ट का सामने में ना, वो लोग एक गड्ढा खोदा है, ठीक है, एक गड्ढा खोदा। इसके बाद ये इसको क्या बोलता है, जैसा ये स्टेनलेस स्टील का ये प्लेट है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का ये प्लेट है। इधर में हिस्ट्री का कुछ एनग्रेव करके रखा हुआ है, ऐसे एनग्रेव करके रखा है।
हिस्ट्री ये स्टील का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो फिर ये लोग को क्या करता है, ये लोग को लिख के ये मिट्टी का अंदर में रख के दफना देता। क्यों, क्या होगा देखो, कभी कभी कभार क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो लाइब्रेरीज है, यहाँ पे जो भी हिस्ट्री लिखा हुआ है वो जल गया या कुछ हो गया, इसका ये गड़बड़ हो गया। सपोज कल अचानक ना ये गूगल का पूरा सर्वर क्रैश डाउन करेगा और वहाँ का जितना भी डाटा है गायब, तो क्या होगा, गूगल फेसबुक सबका गायब हो जाने से क्या होगा, पूरा पूरा गायब हो गया। तो ऐसा गायब हो सकता है ना, तो गायब, तो इसको बोलता है टाइम कैप्सूल। आप ये जो चल रहा है हिस्ट्री में या अभी जो चल रहा है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए आप बचा के रख रहे हैं इसको, बाद में कभी भी खोद के से हम लोग हिस्ट्री को जान सकते हैं। वही बात समझ में आ रहा है, आ रहा है, इजी, ठीक है, ओके। और भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार ही किया था। आप लोगों को ये भी पता होना कि आईआईटी कानपुर भी ऐसा किया है, फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी इसको किया है, महात्मा ये मंदिर बोल के एक है उसमें भी किया। तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल से आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 28, वर्किंग कमिटी ऑफ कांग्रेस इन 1929 कंस्टिट्यूट फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमिटी। क्या बोला है, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमिटी। फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट करने के लिए एक कमिटी बनाया था, उसको कौन चेयर किया था, तो ये आपको याद रखना, 1929 का बात है। एक्चुअली हुआ क्या था कि आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसका बाद गांधी जी कॉल ऑफ कर दिया था ना इसको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद। आप लोग नहीं समझ रहे, आप लोग को पता ही नहीं हम क्या करना चाह रहे हैं, आप लोग दमादम कर रहे, बंद अभी से। तो नॉन कोऑपरेशन कोलैप्स होने के बाद में जेल से छूटने के बाद क्या हुआ, वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस क्या किया, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी बनाए, जिसका चेयरमैन महात्मा गांधी था। सिंपल, उसमें चेयरमैन तो महात्मा गांधी था, और भी जैसा मोतीलाल नेहरू भी था, जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू का बेटा है, ठीक है। फिर मदन मोहन मालवीय था, फिर एम.ए. अंसारी भी था, फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी था। तो ये लोग इसमें था, ये कमिटी में था, तो थोड़ा याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 29, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट का बारे में है, ओके। कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। देखो, सपोज ये है एयरटेल, ये है वोडाफोन, या तो ये है जियो, ये दोनों का, स्पेशली ये दोनों का बीच में सपोज कुछ तनाव हो गया, तो ये दोनों का बीच में डिस्प्यूट कौन सेटल करेगा, यही ट्रिब्यूनल करेगा। समझ में आ रहा है ना, इसको बोलता है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, TDSAT, ओके। तो इसका बारे में क्या क्या है देखो, TDSAT was constituted under provisions of TRAI Act, Telecom Regulatory Authority of India Act, ये राइट है। चेयरपर्सन ऑफ TDSAT शुड बी जज ऑफ हाई कोर्ट, ये गलत है। इधर में ना हाई कोर्ट नहीं हो क्या, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोल देगा ना, ऐसे ना, तो तब आपको राइट होना था। समझ में आ रहा है, या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये होना है, ठीक है। आपको ये ये याद रहना, ओके। थर्ड, द ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन रिगार्ड टू टेलीकॉम साइबर। अच्छा, एपेलेट मतलब क्या है, आप लोग को पता होना है। एपेलेट माने जहाँ अपील करने का जगह, सपोज एयरटेल को मज़ा नहीं आया तो ये अपील किया कि जियो जो कर रहा है वो जो ठीक नहीं, तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है ये जो किसका, TDSAT का।
रिगार्ड टू टेलीकॉम, साइबर, ब्रॉडकास्टिंग, एयरपोर्ट टैरिफ मैटर्स। चलो ये भी राइट। तो आंसर क्या हो गया मेरा? डी, 1 and 3। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 30, फोक डांस और रीजन को क्या करना है आप लोगों को? पेयर करना है। तो कौन सा पेयर राइट है, कौन सा पेयर रॉन्ग है, अभी हम लोग देखिएगा। कोली महाराष्ट्र का डांस है, चलो ठीक। दुम्हाल, दुम्हाल पंजाब का नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का है, आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का दुम्हाल। वंगाला मेघालय का है, ठीक है। सो 1 and 3 इज करेक्ट, आर करेक्ट, सॉरी 1 and 3, सो डी, ठीक है। तो दुम्हाल मेरा जम्मू एंड कश्मीर का याद रखो, वंगाला मेघालय एंड कोली महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हक्सले लाइन एंड वेलेस लाइन एंड लेडेकर्स लाइन। आर क्या है आपको ये समझ में आना है। देखो, अगर हम लोग एशिया में हैं, एशिया से अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाएगा ना, तो देखो एशिया तो ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत सामने है ना। बोर्नियो आइलैंड, ये लोग क्या है, ये लोग तो ये एशिया का पार्ट है ना, इंडोनेशिया ये सब। तो अभी देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का शेप थोड़ा ऐसा टाइप का है ना, ऐसा टाइप का। अच्छा, अब अगर ये एशिया से ऑस्ट्रेलिया जब जाएगा तो क्या होगा, आपको एक चीज डिस्टिंक्टली दिखाई देगा कि यहाँ पे जो भी एनिमल्स मिलता है ना, यहाँ पे और जो यहाँ पे एनिमल्स मिलता है वो लोग डिस्टिंक्टली बहुत अलग है, डिस्टिंक्टली अलग है। अच्छा, अभी देखो तब ये जो मेरा वेलेस बोल के एक ये क्या बोलता है इसको, क्या बोलता है, जूलॉजिस्ट था, तो वो बोला है, हाँ इधर एक लाइन वो ड्रॉ किए, बोला है कि ये लाइन का इस साइड में और ये लाइन का इस साइड में, ये दोनों में जो एनिमल्स है, एनिमल्स, प्लांट्स नहीं, हाँ एनिमल्स डिस्टिंक्टली अलग है, डायरेक्ट देखा देखी दिखाई देता है, ऐसा बोल रहा है। तो इसलिए वो जो बायोलॉजिकल रेल्म माने किंगडम बोलता है, ठीक है। तो ये अलग एक किंगडम है बायोलॉजिकली, और ये अलग एक किंगडम है एनिमल के लिए, ऐसा टाइप का बनाया है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिएगा क्या है क्या नहीं है। देखो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा हमको पता नहीं, हम थोड़ा सा जूम कर देता आप लोग के लिए। थोड़ा और जूम कर देता, ये और जूम नहीं हो रहा। अच्छा देखो इधर, ये जो है वेलेस लाइन, ये जो काला दिख रहा है ना, काला ना ब्लू है, देख लो, ये जो है ना, ये है वेलेस लाइन। तो वो बोला है कि इधर इसका इस साइड में अलग होगा और इस साइड में अलग होगा, ऐसा बोला। तो थोड़ा कुछ साल बाद हक्सले बोला है कि नहीं, ये आप थोड़ा सा गलती बोले, यहाँ तक तो आप सही किए, बोर्नियो आइलैंड और ये जावा जो आइलैंड है उसका ईस्ट साइड अलग है और वेस्ट साइड अलग है, ये तो चलो आप ठीक बोला। लेकिन ये जो लाइन आप इस साइड जो मारा ना वो गलत है, इधर ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोला। ये लाल जो दिख रहा है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोला। तो ये क्या है, हक्सले लाइन। आप लोग को इतना याद नहीं करना, अभी हम बताएगा क्या याद करना, इतना डीप में क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा ही डीप पूछ लिया, ये जो एक्चुअली थोड़ा सा जियोग्राफी का जो ऑप्शनल क्वेश्चन टाइप का हो गया। बाद में लेडेकर्स बोला है, नहीं ये ग्रीन वाला जो है ना, ये जो एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है, लेडेकर्स। तो आप लोग को इतना जानना नहीं है, आप लोग सिर्फ ये समझो, जब भी एग्जाम में वेलेस, हक्सले या लेडेकर्स बोलेगा तो वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग फाउनल बाउंड्री का बारे में ही बोल रहा है, ठीक है। फाउनल माने फ्लोरा एंड फाउना, आप लोग सुना होगा, फ्लोरा मतलब प्लांट, फाउना माने एनिमल। तो फाउनल बाउंड्री, एनिमल्स का बाउंड्री, सेपरेटिंग वेरियस बायोजियोग्राफिकल रेल्म्स, ठीक है, बायोजियोग्राफिकल रेल्म्स। तो सिंपल है, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ यही याद करना। तो
ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये जो जगह में डिस्टिंक्टली दिखाई दे रहा है कि अच्छा इधर में जो वो है जो भी पत्थर मिल रहा है या जो भी जियोलॉजिकल जो भी चीज़ है ना, पत्थर, पहाड़, प्लेटो जो भी, और यहाँ भी ये इधर बिल्कुल अलग है, इधर अलग है और इधर अलग है, जिसका वजह से एनिमल्स भी अलग है, ऐसा टाइप का है। ठीक है, तो उतना याद नहीं करना आपको। जब भी ये तीनों टाइप का तीनों कुछ वर्ड मिलेगा आप लोग बोलना ये फाउनल बाउंड्री, बस। क्वेश्चन नंबर 32, विथ रेफरेंस टू administrative and revenue terms used in British India, consider the following pair, term और meaning को क्या करना है वो करना। ओके, जोतेदार, जोतेदार मतलब रिच, ये गलत है, विलेज हेडमैन नहीं होगा, ये रिच रायत को बोलता है। और मंडल मतलब विलेज हेडमैन, तो ये दोनों को क्रॉस मार दिया, तो 1 और 2 तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 नहीं होगा तो आंसर 3 हो जाएगा। तो 1 यहाँ भी है इसलिए कट गया, 1 यहाँ भी कट गया, तो 2 और 1 को हटा देने से आपको आंसर मिल जा रहा है। ओके, अमला मतलब ए कोर्ट ऑफिशियल, अधियार मतलब ए शेयर क्रोपर, शेयर क्रोपर मतलब क्या है पता है ना आपको, जैसे ये एक आदमी है, ठीक है, इसके पास थोड़ा पैसा है, तो ये इसका एक ज़मीन है और ये एक आदमी को यहाँ पे काम करने देगा, थोड़ा गरीब वाला को काम करने देगा। इसका क्या करेगा, यहाँ से जो भी चावल या गेहूँ निकला है आधा ये लेगा आधा ये लेगा, वो कुछ भी हो सकता है, 50-50 नहीं भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो देख लो। तो ये याद रखना, जोतेदार, ये अगर आप ये पढ़ेगा ना ये एनसीईआरटी क्लास 12, जोतेदार दिया हुआ उसमें, रिच रायत, रायत माने रायत यूजुअली वो फार्मर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रायत। ओके, लेकिन हर जोतेदार रायत तो नहीं था, हम जितना जानता है। क्वेश्चन नंबर 33 ए, ओके, यहाँ बोल रहा है एक तरफ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक तरफ में प्रोविजंस है। कल का लेक्चर में, पॉलिटिकल लेक्चर्स में आप लोग को हम ये पूरा अच्छे से बताया। 101 क्या था, जीएसटी था, आप लोग को बताया था। तो 101 जीएसटी का बदला इधर क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये नहीं होगा, जीएसटी होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, तो ये तीनों कट गया, आंसर क्या हो गया ए, तो 1 और 3 हो गया। आप लोग देख लो 104 में क्या था, यही था, सही है। अभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्व सीट हट गया, आप लोगों को ये पता होना है, ठीक है, ये लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में ये रिसेंटली हुआ था 104th अमेंडमेंट एक्ट में। और 103rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पहले में सिर्फ SC ST और OBC का था रिजर्वेशन, बाद में EWS भी आ गया, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये 103rd में आया। तो आंसर क्या है 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है देखता है। 34 ये बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू डीकार्बोनाइजिंग। डीकार्बोनाइजिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, DTI प्रोजेक्ट, DTI प्रोजेक्ट। अच्छा, तो ये DTI प्रोजेक्ट क्या हुआ था कि देखो, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम बोल के एक फोरम है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, ठीक है, तो ये और नीति आयोग जो है, हम लोग का जो नीति आयोग है, ये दोनों मिलके क्या किया है, इसको ये कोलैबोरेट करके मैंने क्या बोलता है, आप लोग को पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए डीकार्बोनाइजिंग, इधर देख रहा है ना, डीकार्बोनाइजिंग वर्ड आया, तो ये डीकार्बोनाइजिंग करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए ये दोनों कोलैबोरेट किया, यही है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत सिंपल है।
तो देखता है क्या पूछा है यहाँ पे। स्टेटमेंट 1, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू द, नहीं, नीति आयोग और ITF का, आपको अभी 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 बताया, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का फोरम का। तो 1 रॉन्ग हो गया। सेकेंड, द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स डिजाइनिंग ए टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। टेलर मेड मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। जैसा आप टेलर के पास जाते हैं तो आपको आप जब कुछ कपड़ा सिलाता है या कोट सिलाता है तो आपके लिए अलग से बनता है ना, तो इसको बोलता है टेलर मेड। हर नीड का हिसाब से वो चेंज होगा। तो ये राइट है। ये प्रोजेक्ट में क्या हुआ, इट इंक्लूड्स डिजाइनिंग ए टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट। एमिशन 1 स्पेशली ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही है। ट्रांसपोर्ट एमिशन जो है ना, उसका असेसमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया वो टेलर मेड होगा डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड सिचुएशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, 34 का बी। नेक्स्ट 35, द गलवान रिवर। देखो चाइना वाला क्वेश्चन आ ही सकता है, इस बार भी यूपीएससी में आपका आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि ये जो अक्साई चीन जो रीजन है, ये अक्साई चीन जो रीजन है ये जो कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन में एक था कि ये नुब्रा वैली का नॉर्थ में है, तो नुब्रा वैली का नॉर्थ में ही था आंसर जो, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ और एक क्वेश्चन ले लो, द गलवान रिवर जहाँ पे मारा मारी हुआ था इंडियन सोल्जर एंड चाइनीज सोल्जर। गलवान रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यहाँ पे जो गलवान रिवर है ये किसका ट्रिब्यूटरी है, तो आपको याद होना है ये श्योक रिवर का ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी माने वो कहाँ जाके मिलता है, कौन सा रिवर में जाके मिलता है, तो श्योक। तो आंसर क्या हो जाएगा, श्योक। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर थोड़ा सा जियोग्राफी वाला क्वेश्चन और पूछ देता है आपको। श्योक किसका ट्रिब्यूटरी पूछेगा तो श्योक फिर सतलज का ट्रिब्यूटरी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इसलिए हम बता रहा, और हम पहले आपको बता चुका है सतलज कौन सा पास से होके आता है, सिपकिला पास, याद रखना। फिर सतलज कहाँ से आता है, तिब्बत से आता है। तिब्बत से आके इंडिया को पूरा पार करके फिर कहाँ जाता है, पाकिस्तान भी चला जाता है। समझ में आ रहा ना, तो सिंपल। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय B.R. Ambedkar एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है, B.R. अम्बेडकर। जल्दी से बताओ। आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हम आपको बता चुका है मेरा पॉलिटी लेक्चर्स में। आपको हम ये भी बताया था कॉर्नर स्टोन क्या है, कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछने से किसको टिक करना है। फिर पूछा था कि नोवेल फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछने से क्या है, किसको, ये सब हम पूरा पढ़ा है, ठीक है। और भी बहुत कुछ बताया था, ठीक है। आप लोग देख लो, याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा तो इसमें आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इनैक्टमेंट ऑफ फाइनेंस बिल लीगलाइज द इनकम साइड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये थोड़ा सा इधर देखो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप लोग को पता है कि नहीं, आर्टिकल 32 में क्या था कि अगर आप किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही सब लिखा हुआ ना इधर आर्टिकल 32 में, ये याद होना है। आर्टिकल 32 तो बहुत सिंपल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। 37, इनेक्टमेंट ऑफ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या है, जो भी बिल पैसा से रिलेटेड है लेकिन वो मनी बिल अगर नहीं है
तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइनेंस बिल हो जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, जो भी पैसा से रिलेटेड है, टैक्स वैक्स से रिलेटेड है, लेकिन वो मनी बिल नहीं है, तो वो फाइनेंस बिल हो जाता है। ओके, इनेक्टमेंट ऑफ फाइनेंस बिल लीगलाइज द इनकम साइड ऑफ गवर्नमेंट, ये राइट है। मतलब जो फाइनेंस बिल में क्या होता है कि जो जैसा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसा आप लोग टैक्स देता है ना, आप लोग टैक्स देता ही है ना, टैक्स देता है, मतलब इनकम टैक्स नहीं देने से भी आप लोग टैक्स देता ही है, ये हम बता चुका है। जैसा आप लोग वॉशिंग पाउडर निरमा खरीदने जा रहा है, ठीक है, तो वो वॉशिंग पाउडर निरमा को खरीदते समय उधर में जो भी पैसा दिया है तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड है ना, उधर ब्रैकेट में भी लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो आप टैक्स पे कर रहा है, तो वो सब टैक्स कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये पैसा किसका है, ये पैसा किसका है, आपका है, पीपल, आपका पैसा। तो ये फाइनेंस बिल से ये लोग क्या करता है, पार्लियामेंट क्या करता है, पैसा वैसा से रिलेटेड है ना, तो इसमें इनकम साइड ऑफ गवर्नमेंट को लीगलाइज करता है कौन, फाइनेंस बिल। ये याद रखना कि इनकम साइड को करता है कौन, फाइनेंस बिल। अभी आप लोग सुना होगा बजट सेशन आता है, बजट सेशन, बजट सेशन, तो बजट सेशन में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि बजट सेशन में बोलता है ना कि इस बार हम लोग ये रेलवे में इतना खर्च करेगा, तो ये सब क्या है, ये सब बजट सेशन है। तो बजट सेशन जब भी होता है तब पहले एक बिल पास होता है, वो बिल में क्या लिखा होता है कि हम लोग एजुकेशन में इतना खर्च करेगा, हेल्थ में इतना खर्च करेगा, रेलवे में इतना खर्च करेगा, ऐसा 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 पूरा दिया होता है, और इसका ऊपर में वोटिंग होता है, ठीक है, तो बजट सेशन ऐसा पास होता है। ओके, नाउ सुनो अभी, तो बजट तभी पास होगा, ये तब तक पास नहीं होगा जब तक ये एप्रोप्रिएशन, इसको बोलता है एप्रोप्रिएशन बिल, हम जो अभी ये बिल बोला था ना, तो एप्रोप्रिएशन बिल, ये जो एप्रोप्रिएशन बिल जब तक पास नहीं होगा ना, जब तक ये एक्ट नहीं बनेगा, तब तक आप हम लोग का पैसा को छू ही नहीं सकेगा, पार्लियामेंट छू ही नहीं सकेगा। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, ये जो है, ये जो कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया है, क्या हो गया, काम नहीं कर रहा क्या, कुछ हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो हम लोग का पैसा से, हम लोग का पैसा है उसमें, वहां से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट से ही होगा, और पार्लियामेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है। ये एप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो जाता है तो इसको बोलता है एप्रोप्रिएशन एक्ट हो जाता है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन वो बिल जो एक्ट हो जाता है, एंड इसके बाद हम लोग पैसा निकाल सकता है कौन, पार्लियामेंट, इसके बाद यूज कर सकता है, इसके बाद अच्छा, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ता है, नो अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड इन फाइनेंस बिल, नो अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड इन फाइनेंस बिल, ये गलत, अमेंडमेंट कर सकता है किस में, फाइनेंस बिल में तो कर ही सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल में नहीं कर सकता है। आप ये याद रखो, ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएशन बिल होगा ना उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, आपको ये याद रखना है। इसलिए देखो, इसलिए क्या होता है ना, जब बजट जब भी पास करता है ना, सपोज ये मोदी गवर्नमेंट एक बजट पास किया, तो कांग्रेस लोग सिर्फ बोल सकता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं था, बहुत खराब था, एजुकेशन में तो इतना पैसा दिया ही नहीं, डिफेंस को इतना क्यों दिया है, ये सब बात, ठीक है, तो ये बोलने के लिए बोले। आप लोग टीवी इसलिए मत देखो ज़्यादा, वहाँ मसाला वसाला बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदू पढ़ो या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ठीक है, आप लोग का ज़्यादा क्लियरिटी हो। ओके, ये याद रखना कि एप्रोप्रिएशन बिल में चेंज नहीं होता है, स्पेशली व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर
अच्छा, फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, फिर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग थोड़ा देखो, ठीक है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेगा, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। फाइनेंस बिल में आप अमेंड कर सकता है, तो 2 रॉन्ग हो गया, 1 राइट हो गया, 37 का ए हो जाएगा। 38 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोला, नॉट करेक्ट बोला। रिगार्डिंग शेर शाह सूरी, ही टुक ओवर द मुगल अंपायर आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं, हुमायूं को मार के भगाया था, ये आपको याद होना है, ठीक है, ये राइट हो गया। हुमायूं बाद में वापस आया था ना, जब ये शेर शाह सूरी मर गया था तब जाके हुमायूं वापस आया था, इसके बाद फिर मुगल अंपायर एस्टैब्लिश किया था। अच्छा, ही सेटअप ए रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ लैंड, ये भी राइट है, ठीक है। अच्छा, क्या था वो, उसका नाम सिकंदरी दरी गज, सिकंदर लोदी का नाम आप लोग सुना होगा, तो उसका वो ये शुरू किया था सिकंदरी गज बोल के, ये लैंड मेजरमेंट है, तो इसको ही कौन यूज़ किया, मेरा शेरशाह सूरी यूज़ किया था, तो याद करना। और ये शेरशाह सूरी इतना मतलब एनर्जेटिक आदमी था ना, मतलब और बहुत अच्छा इसको माना जाता है रूलर। ये सिर्फ 5 साल ही रूल कर पाए, फिर भी ये इतना कुछ किए। देखो, इट वॉज अंडर हिज रूल दैट ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट। ग्रैंड ट्रंक रोड, इतना लंबा रोड, ठीक है, अपना वो जगह से पूरा पेशावर तक, वो पाकिस्तान अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान तक, ठीक है, उधर तक जाता था ये ग्रैंड ट्रंक रोड। तो तीनों ही राइट हो गया। ही वॉज डिफीटेड बाय मुगल, तो तीनों राइट हो गया, तो नॉट करेक्ट, तो ऑब्वियसली एक ही बच गया, ये होगा। ही वॉज डिफीटेड बाय मुगल्स आफ्टर शॉर्ट रेन ऑफ 7 नहीं 5 ईयर्स सिर्फ, ठीक है, 5 ईयर्स तक वो 5 ईयर्स तक करके इसके बाद मर गया था। इसके बाद हुमायूं, इसके बाद उसका जो बेटा है सिकंदर सूरी को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ बर्निंग। बहुत लोगों को लगेगा कि ये गलत है, ये गलत नहीं है। देखो, हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन जितना होगा उतना ही बर्निंग का जो रेट होगा अच्छा से होगा, तो ऑक्सीजन तो रेट रेगुलेट करता ही है, ये सब यूजुअली सबको पता होता है। लेकिन नाइट्रोजन भी रेगुलेट करता है, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा ना उतना कम जलता है, ठीक है, तो ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है किसको, बर्निंग को, नाइट्रोजन। समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय प्लांट्स टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, ये रॉन्ग है। अच्छा, एक चीज देखो, यहां पे डायरेक्टली वर्ड यूज देख रहा है, डायरेक्टली। हालांकि हाँ, प्रोटीन में भी ऑब्वियसली क्या होता है, नाइट्रोजन तो होता ही, आपको पता होगा। देखो, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन से, अरे वो वर्ड का नाम क्या था, याद नहीं आ रहा है। आप लोग ये समझो सिर्फ कि डायरेक्टली तो कभी होगा ही नहीं। जैसा ये दाल है, ठीक है, दाल प्रोटीन होता है ना, दाल प्रोटीन होता, तो ये लोग डायरेक्टली, प्लांट कोई भी डायरेक्टली नाइट्रोजन ले ही नहीं सकता है। दाल लोग का जो रूट्स होता है उसमें ये लोग का नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला बैक्टीरियाज होता है। तो थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन ओनली, क्या, थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन ओनली प्लांट कैन यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते कभी भी। समझ में आ रहा ना। ओके, देन तो डायरेक्टली वर्ड का वजह से ये रॉन्ग हो गया। इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ये राइट है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है। तो 1 और 3, तो 1 और 3 कहाँ पे है, ए, तो 39 का ए हो जाएगा आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 40, ऑक्सीजन ओशन डिपॉजिट्स एंड ओरिजिन, ooze, mud and red clay, pelagic
डिपोजिट्स मज टेरिजीनियस। अच्छा देखो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाने से ना आप लोग बहुत डर जाता है, बहुत स्टूडेंट लोग बहुत डर जाता है। डरना नहीं है, देखो सिर्फ बात को समझो, समझ में आ जाएगा। ये सपोज मेरा क्या है, ओशन, ठीक है, ये लैंड है, ये मेरा ओशन। देखो यहां से रिवर लोग आता है ना, रिवर आके इधर ओशन में घुस जाता है, तो बहुत सारा मज लाता है ना, मज लाता है। तो ये मज लोग को इसलिए क्या बोलता है, टेरिजीनियस डिपोजिट्स बोलता है। क्यों? क्योंकि ये टेरिटोरियल जगह से आए, लैंड से आए, ठीक है, लैंड से आने वाले लोग को क्या बोलता है, टेरिजीनियस। टेरी से आया इसलिए टेरिजीनियस, ठीक है। ओके, सो टेरिजीनियस, ये मद टेरिजीनियस है, ये समझ में आ जाना चाहिए। ऊज जो होता है पेलाजिक डिपोजिट्स। देखो अभी पेलाजिक डिपोजिट्स क्या है, देखो आप लोग मछली देखा होगा, मछली मतलब इसको तीन भाग में अगर हम लोग करने से, देखो कोई कोई मछली ऐसा होता है, ध्यान से देखो, हाँ, मुंह जो इधर होता है, इसके बाद ऐसा टाइप का होता है मछली, जो आप लोग देखा होगा, मुंह जो ऊपर तरफ होता है कोई कोई मछली का, और कोई कोई मछली का आप देखा होगा मुंह जो इधर में होता है, मिडिल में, और किसी किसी का कैसा होता है, ऐसा टाइप का होता है, मुंह जो नीचे होता है। आप लोग देखा होगा ना, ऐसा तीन टाइप का मछली होता है ना। तो ये जो मछली है, ये लोग जिसका मुंह ऊपर तरफ में है, वो लोग सरफेस में ही बैठेगा, ठीक है, वो लोग सरफेस में ही बैठता है, और ये लोग मिडिल में बैठता है, और जो जिसका मुंह नीचे है ना, वो लोग सरफेस, ये नीचे बॉटम में मिलेगा, ठीक है। अभी सुनो, जो पेलाजिक जगह है, ये ऐसा होगा, ये इलाका लोग पेलाजिक जगह है, ये बॉटम को छोड़ के, ठीक है, ये बॉटम को छोड़ के, तो ये पेलाजिक जगह है। तो पेलाजिक डिपोजिट्स, तो ऊज जो क्या है, ये पेलाजिक डिपोजिट्स है। तो आप थोड़ा याद कर लो, कुछ कुछ चीज़ आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि इतना चीज़ है कि आपको अभी समझाने जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये राइट है, ये भी राइट है। एंड रेड क्ले जो भी नीचे में भी तो बहुत सारा ये होता है ना, ये इसको क्या बोलता है, वोल्केनोज होता है। तो वोल्केनोज वहाँ से जो निकलेगा, या तो ऊपर से भी अगर कोई वोल्केनोज निकला ऐसा करके, ये यहाँ से वोल्केनो निकला, ठीक है, वोल्केनो निकला, तो यहाँ से जो डिपोजिट हो वो रेड इन कलर होता है, तो रेड क्ले। तो रेड क्ले जब भी ये ओशन डिपोजिट्स बनेगा तो वो वोल्केनिक डस्ट का वजह से बनता है, तो ये याद रखना। तो तीनों राइट है, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। आपको हम ये बोला था ना कि 6th शेड्यूल में आपका क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होता है। तो ये बात तो आप लोग को याद होगा, ये सबको याद होगा। तो इसके बारे में कुछ पूछ रहा है, देखता है क्या पूछा है। अब हमको ये बताओ कौन कौन होता है, ये 6th शेड्यूल में कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा स्टेट होता है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। तो ये तो सबको पता है, ये तो क्लियर है। अच्छा, क्या लिखा है देखिएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, ये रॉन्ग हो गया, पार्लियामेंट एम्पावर्ड नहीं, क्योंकि देखो पार्लियामेंट इतना दूर में है, तो पार्लियामेंट में जो आदमी बैठा है, जो लोग MP लोग बैठा हुआ है, उसको क्या पता शिलोंग में क्या चल रहा है, मेघालय में क्या चल रहा है। तो वहाँ का ही चीज़ वहीं का लोग को पता चलेगा ना, तो इसलिए गवर्नर। तो ये पार्लियामेंट का बदला क्या हो जाएगा, ये गवर्नर हो जाएगा। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनता है ना वहाँ पे। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ये भी रॉन्ग हो गया, ऑल द मेंबर्स नहीं। और एग्जाम में जब भी ऑल, एवरी, ओनली ऐसा कुछ कुछ वर्ड आएगा ना,
जो एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट्स होगा ना, उस समय में आप लोग का थोड़ा सा दिमाग में बेल रिंग करना चाहिए कि ये रॉन्ग हो सकता है, ऐसा टाइप का। एक्सट्रीम वाला जो स्टेटमेंट्स होता है ना, वो यूजुअली रॉन्ग होता है। यूजुअली बोला, हाँ, फिर सब में मार के नहीं आना, तो यूजुअली बोला। अभी सुनो, ऑल द मेंबर्स, होता क्या है, ये जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होता है ना, इसमें 30 मेंबर्स होता है, और ये 30 मेंबर्स में से 4 जो मेरा गवर्नर अपॉइंट करता है, तो 4 गवर्नर अपॉइंट किया है, एंड बाकी 26 क्या होता है, इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए। फिर स्टेटमेंट नंबर 3, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड मेक रेगुलेशंस फॉर कंट्रोल ऑफ मनी लैंडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स। देखो, अभी आपको ये पता होगा कि अरुणाचल जो गवर्नमेंट है, ये होम मिनिस्टर हम लोग का कौन है, बामांग फेलिक्स, एंड ये जो कांदू जो गवर्नमेंट है, पेमा कांदू गवर्नमेंट, ये क्या मांग रहा है, 6 शेड्यूल मांग रहा है ना, 6 शेड्यूल मांग रहा है। तो क्यों मांग रहा है, यही तो कारण है, यही तो मेन रीजन है कि जब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा अरुणाचल में, ठीक है, मोनपा, ये ऑटोनोमस, ये मोन ये क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जब बनेगा, तो क्या होगा, उसमें ये होगा कि उधर का जो काउंसिल है ना, ये काउंसिल जो डिसाइड करेगा कि क्या लैंड रेवेन्यू कितना लेना है, कैसा लेना है, और जो भी बाहर से जो भी लैंडिंग वैंडिंग जो भी है ना, मनी वनी से रिलेटेड, सिर्फ नॉन ट्राइबल का नहीं है, ट्राइबल में भी, एमंग द ट्राइबल भी, हाँ, उसमें भी क्या होगा, वो काउंसिल डिसाइड करेगा। तो इन ए वे क्या होगा, इन ए वे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब वहाँ का जो अभी तो क्या चल रहा है, अभी तो पूरा अरुणाचल में ये कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, लेकिन तब क्या हो जाएगा, आपका कस्टमरी लॉ ये सब भी पूरा अपना मर्जी से चलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो 3 इज राइट, 2 इज रॉन्ग, सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, अच्छा 1 को भी हम रॉन्ग बोला था क्योंकि पार्लियामेंट का बदला, तो ओनली 3 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू तेबागा मूवमेंट। इसका बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा होगा। द मूवमेंट स्टार्टेड इन तेलंगाना, रॉन्ग, सिंपल, क्या, बंगाल में हुआ था। तेबागा आपको याद होना चाहिए। देखो, तेबागा मतलब क्या होता है, 2/3 होता है ना, तेबागा मतलब क्या था, पहले जब शेयर क्रॉपर लोग जब ये करता था, ये फार्मर है, तो शेयर क्रॉपर लोग कितना ले लेता था, 50% आप खुद ले लेता था, ये जमीन से जो भी निकला है, और 50% किसको जाता था, फार्मर्स को जाता था, आधा आधा होता था। तो तेबागा मूवमेंट में क्या बोला है कि ये जो 2/3 किसको जाना चाहिए, फार्मर को जाना चाहिए, और 1/3 किसको जाना चाहिए, द शेयर क्रॉपर को जाना चाहिए। समझ में आ रहा ना। तो ये 2/3 मतलब कितना होता है, ऑलमोस्ट 66%। तो 66% 66.66 होता है, ठीक है, फिर भी 66 हम बोल रहे हैं। 66% किसको जाना चाहिए, मेरा फार्मर को जाना चाहिए। यही था मूवमेंट, और ये बंगाल में शुरू हुआ था। ओके, द शेयर क्रॉपर स्टार्टेड द मूवमेंट टू डिमांड 2/3 ऑफ शेयर ऑफ द क्रॉप ग्रोन इन फील्ड्स, ये राइट है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज रॉन्ग, ओनली 2, 42 का बी। नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट, इसका बारे में थोड़ा सा आइडिया रखो। हालांकि इकोनॉमी से हम लोग का जो एपीसीएस है, उसमें इकोनॉमी से क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है, इस बार चेंज कर देने से हमको पता नहीं, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है कि इकोनॉमी से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर भी जान के रखो RER का बारे में, रियल एक्सचेंज रेट। ये क्या है एक्चुअली, ये कोई जैसा करेंसी का जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ करेंसी को ये मेजर करता है, कौन, RER। एक एग्जांपल लेता है, ठीक है, सपोज हमको कोई 500 रुपीज दिया, तो उसको हम जो 100 एप्पल्स दिए, ठीक है,
और एक आदमी को भी 500 रुपीज़ दिया है वो आदमी, और वो आदमी को देना पड़ा है, वो आदमी को देना पड़ा है सपोज 500 एप्पल्स। देखो पैसा हमको कितना मिला है, 500 रुपीज़ मिला है, और उसको भी कितना मिला है, 500 रुपीज़ मिला है। हम कितना एप्पल दिया है, 100 एप्पल दिया है, और वो कितना एप्पल दिया है, 500 एप्पल दिया है। तो किसका एप्पल ज़्यादा वैल्यू है, मेरा है ना। मेरा सिर्फ 100 रुपीज़ 100 एप्पल में ही हमको 500 मिल गया, मतलब, और उसको 500 एप्पल देना पड़ा है 500 रुपीज़ मिलने के लिए। तो किसका एप्पल ज़्यादा वैल्यू है, मेरा, है कि नहीं। तो वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे होता है। देखो अभी $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ सपोज। तो कुछ दिन बाद अगर ये $1 इक्वल टू ₹50 हो गया, इसका मतलब क्या है, मेरा रुपीज़ का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया ना। समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये मेरा ये $1 का रेस्पेक्ट में वो जो 20 रुपीज़ कम हो गया ना उल्टा, तो इसलिए मेरा वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ रहा ना। यहाँ जैसा 100 एप्पल में वैल्यू ज़्यादा था ना 500 से, वैसे ही टाइप का इधर में 50 रुपीज़ में 70 रुपीज़ से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू इसमें ज़्यादा है। अभी देखो सुनो क्या बोल रहा है रियल एक्सचेंज रेट, क्या बोलता है, हम क्या बोला है, वैल्यू ऑफ करेंसी को मेजर करता है। अभी देखो, इफ ए कंट्रीज, स्टेटमेंट नंबर 1, इफ ए कंट्रीज रियल एक्सचेंज रेट इज राइजिंग, रियल एक्सचेंज रेट अगर राइज कर रहा है, इट मीन्स दैट फॉरेन गुड्स आर रिलेटिवली चीप एंड डोमेस्टिक गुड्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। अभी ध्यान से सुनो, ये रिलेटिवली रियल एक्सचेंज रेट जब भी बढ़ेगा ना, इसका मतलब क्या है कि हम लोग का वैल्यू ऑफ ये करेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब पहले 70 था, अभी कितना हो गया, 50 हो गया। तो जब भी बढ़ेगा अभी क्या होगा, देखो ध्यान से सुनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, हम ले जा रहा है। देखो अभी क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया। पहले हम 70 रुपीज़ में, सपोज एक सामान है जिसका $1 है, ठीक है। तो उसको हम जब इंपोर्ट किया है इंडिया में, तो 70 रुपीज़ लगता था पहले। अभी क्या हो गया, अभी क्योंकि $1 इक्वल टू 50 रुपीज़ है, तो अभी हमको सिर्फ ₹50 देना पड़ रहा है ना। समझ में आ रहा ना, सिर्फ 50 रुपीज़ से ही वो सामान हमको मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि मेरा रियल एक्सचेंज रेट जब मेरा बढ़ गया, तो हमको कम दाम में मिल जा रहा है। अभी यहाँ क्या लिखा है देखो, इट रियल एक्सचेंज रेट इज राइजिंग, इट मीन्स दैट फॉरेन गुड्स आर रिलेटिवली चीप। रिलेटिवली चीप ही है ना, पहले हम 70 दे रहा था, अभी हम 50 दे रहा है, रिलेटिवली चीप है, राइट, दैट्स राइट। फिर डोमेस्टिक गुड्स आर रिलेटिवली डोमेस्टिक गुड्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। अभी देखो, इसको थोड़ा समझने के लिए आप लोग को मार्जिनल कॉस्ट वॉस्ट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपसे भी ये समझो, जब भी रियल एक्सचेंज रेट बढ़ता है ना, तब आपका ये तो देखो इंपोर्ट तो इजी होता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों, क्योंकि चीप हो जाता है ना, फॉरेन गुड्स आर रिलेटिवली चीप, और डोमेस्टिक गुड्स आर रिलेटिवली उसका उल्टा हो जाता है, ये याद रखो, डोमेस्टिक गुड्स लोग थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन रियल एक्सचेंज रेट विल टेंड टू इंक्रीज नेट इंपोर्ट। देखो अभी अभी जो बोला है, देखो कम दाम हो गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा करेगा ना। RER जब बढ़ गया तो कम हो गया ना, बाहर से जो भी ला रहा है उसका दाम, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट को इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 44, इन 1940 an anti-compromise conference was convened to oppose the world war। तो ये एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस कौन कराया था, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 1940 में। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट,
विथ रेफरेंस टू जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। अच्छा पहले क्या है देख लो, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप कुछ नहीं, बहुत ईजी है। देखो ये एक गरीब फार्मर है, ये भी एक गरीब फार्मर है, ये भी एक गरीब फार्मर है। ये बैंक का पास गया, हमको थोड़ा लोन दो, बैंक बोला ये तो वापस दे ही नहीं सकेगा, वापस नहीं दे सकेगा ना, तो ऐसा लगेगा बैंक को, तो वो बोलेगा कि नहीं तुमको नहीं देगा। ये भी आएगा, इसको भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, समझ में आ रहा ना। तो ऐसा बहुत सारा होगा जिसको नहीं मिल रहा है, तो ये लोग ग्रुप बना सकता है, समझ में आ रहा ना। तो इसको बोलता है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। क्या बोलता है? जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। तो 4 से 10 आदमी लोग मिल के इसको बनाता है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। ये क्यों बनाता है? जब ये लोग सब 10 मिलके या 5 मिलके या 4 मिलके जब जाएगा ना, तो बैंक को लगे कि अच्छा ये सब मिलके तो दे ही सकता है, ये अकेला नहीं दे सकने से भी ये सब मिलके तो दे ही सकता है, इसको क्या मिलेगा? लोन मिल जाएगा, लोन। तो ये मेन काम क्या है ये जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का? लोन लेने का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो मेन काम इसका क्या है? लोन लेने का, ठीक है। अच्छा सुनो, तो फर्स्ट पॉइंट तो हम क्या बोल रहा है, 4 to 10 होना है। इसमें मैक्सिमम देखो एक आदमी के लिए 50,000 देता, ठीक है। तो 4 आदमी के लिए कितना हो जाएगा? 4 आदमी के लिए हो जाएगा 50,000 इंटू 4, 2 लाख। अगर सिर्फ 4 आदमी है तो फिर 10 आदमी होने से कितना हो जाएगा? 10 आदमी होने से 10 लाख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका पीछे कारण है। इसका पीछे कारण यह है कि इसमें मैक्सिमम जितना भी आदमी हो, ज्यादा आदमी होने से भी इसमें मैक्सिमम 5 लाख तक ही देता है, ठीक है। याद रखो, हाँ ये 2 चीज याद रखो। ये जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखो, बैंक लोन्स टू JLGs are not eligible for classification under priority target। देखो ऊपर से देखो, मतलब ये नॉट करेक्ट बोला ना, नॉट करेक्ट बोला तो ये रॉन्ग है। अभी देखो ऊपर से, दीज आर इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये राइट है, इनफॉर्मल ग्रुप है। विलिंग टू jointly undertake the responsibility to repay loans taken by group members from, ये जो हम बोला वही है, ठीक है। और एक चीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो राइट है ही, ये भी राइट है ही। ये जो इसमें जो जितना भी मेंबर्स होता है ना JLG में, ये लोग सब सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का होना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। सब लोग फार्मर, सेम टाइप का इकोनॉमिक स्टेटस होना, सेम टाइप का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होना, ठीक है। तो ये फिर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स ऑगमेंट फ्लो ऑफ क्रेडिट, ऑब्वियसली अभी जो बोला था लोन वाला ना, क्रेडिट टू लैंडलेस फार्मर्स कल्टिवेटिंग लैंड एज टेनेंट फार्मर, ये भी राइट है, ठीक है। तो यूजुअली ये गरीब लोग के लिए ही होता है, ठीक है। ये एक चीज रॉन्ग हो गया, नॉट एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, ये ऐसा नहीं, एलिजिबल है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, इसलिए ये राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूजुअली एसोसिएटेड विद मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज आपको पता होगा, ध्यान से सुनो, मेसोलिथिक, मेसो मतलब मिडिल ना, लिथिक, लिथ मतलब LITH, लिथ मतलब रॉक ना। आप लोग पढ़ा होगा लिथोस्फियर, पढ़ा ना, लिथोस्फियर माने रॉक से बना हुआ, ठीक है। लिथोस्फियर, लिथ मतलब रॉक होता है, याद रखो। तो तीन टाइप का हम लोग एज गिनता है लिथिक एज में, स्टोन एज में। पेलियोलिथिक पुराना वाला, ठीक है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, सिंपल। पेलियोलिथिक क्या है? बहुत पुराना, बहुत ज्यादा पुराना। देखो मेसोलिथिक का एज देख लो, 10,000 BC से लेके अगर 6,000 BC तक है ना, इसको बोलता हम लोग मेसोलिथिक। उससे पहले वाला पेलियोलिथिक, उसका बाद क्या आता है मेरा नियोलिथिक। पेलियोलिथिक में देखो हम लोग को पता है कि अभी हम लोग को पता है कि हम लोग क्या हुआ है, क्या होके आया है, इवोल्व होके आया ना, बंदर से
होके आया है, चिंपैंजी होके आया है, ठीक है, इवोल्व होके आया है ना। तो जब इवोल्व होके आया है तो धीरे 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 करके ह्यूमन बनते ही है ना। तो पैलियोलिथिक एज में क्या था कि अभी भी ह्यूमन लोग मतलब बहुत ये अर्ली मैन स्टेज में, ठीक है, अर्ली मैन स्टेज में, जिसमें मतलब ये लोग रोम करता है, नोमैड ही है अभी, ठीक है, फिर कुछ नहीं पहनता है ऐसा, ठीक है। अभी मेसोलिथिक में क्या हो गया, मेसोलिथिक में थोड़ा सा डेवलप्ड हो गया, क्या हो गया, अभी ये लोग थोड़ा सा ये शुरू हो गया, ये शुरू कर दिया, सीजनल सेटलमेंट शुरू कर दिया। सीजनल सेटलमेंट माने कोई कोई सीजन में वो लोग सेटल्ड हो जाता है, ठीक है, कोई कोई जगह में बैठ जाता है, वो सीजन का हिसाब से है, ठीक है। सपोज गर्म दिन आ गया तो ये लोग एक जगह में बैठ जाएगा जहाँ पे पानी ज़्यादा मिलता है, तो खेती वेती करने के लिए, ठीक है। तो सीजनल सेटलमेंट शुरू हो गया। यहाँ तो सेटलमेंट नहीं था, पूरा घूम ही रहा था, ठीक है, यहाँ भी घूम ही रहा था, अभी भी नोमैड ही था, ठीक है, लेकिन सीजनली सेटल्ड होता था। लेकिन नियोलिथिक में क्या था, हम लोग सेटल्ड होना शुरू हो गया, विलेज बनना शुरू हो गया, ठीक है, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा ना। देखो अभी यहाँ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेगा, मेसोलिथिक एज के कौन सा एसोसिएटेड है पूछ रहा है। 1. एमर्जेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज बेस्ड ऑन सेडेंटरी लाइफ। विलेज कम्युनिटी तो हम क्या बोला अभी नियोलिथिक में था, तो ये रॉन्ग हो गया है कि नहीं। पीपल वेयरिंग क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये भी मेसोलिथिक का है। मेसोलिथिक में आप लोग का ये कॉटन क्लॉथ, वूल क्लॉथ ऐसे शुरू हुआ था, ठीक है। ये मेसोलिथिक में अभी भी पत्ता वत्ता ही पहन रहा था, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये दोनों ही रॉन्ग हो गया। तो नाइदर 1 नॉर 2, तो ये सिंपल है। 47. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फेनोमेनन ऑफ ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। देखो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये ना आर्कटिक इधर में ही है ना। तो ये देखा ये कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, ये बहुत जोर से राइज कर रहा है, ये आर्कटिक जो ओशन है स्पेशली, ठीक है। तो ये इलाका में बहुत स्पीड से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसी को बोलता है क्या, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो देखो क्या, हाई रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग नहीं, रैपिड डिटेरियोरेशन ये भी नहीं, ग्रेटर राइज इन आर्कटिक टेम्परेचर ये यस, कंपेयर्ड टू मिड लेटीट्यूड। मिड लेटीट्यूड माने ये 45 ये लोग ये इलाका, ठीक है, ये तो 0 हो गया। तो मिड माने ये वाला, ये 90 डिग्री है। तो अच्छा, तो आपको ये भी थोड़ा याद रहना कि मिड लेटीट्यूड का हिसाब में ये ऑलमोस्ट डबल टेम्परेचर राइज कर रहा है, डबल स्पीड से। देखो ये तो हम लोग को पता ना कि ग्लोबल वार्मिंग तो हर जगह हो रहा है, हर जगह तो राइज कर ही रहा है, लेकिन कंपेयर टू ये मिड लेटीट्यूड, ठीक है, वो जो रेट जो है ना वो डबल है इधर में, इसको बोलता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन अभी आप लोग समझ गया होगा, इधर से क्वेश्चन आने से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मीडिवल इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू प्रतिहारास। ये सकेगा तो आप लोग सकेगा, नहीं सकेगा तो आप लोग नहीं सकेगा, सीधा 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 क्वेश्चन है, ठीक है। मीडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा तकलीफ होता है, बहुत सारा नाम है, ठीक है, वो हमको भी बहुत तकलीफ होता है। 48. द सिटी ऑफ भोपाल वॉज बिल्ट बाय प्रतिहारा किंग, ये राइट है। द एम्पायर फेस्ड अटैक बाय मोहम्मद गोरी एंड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन। मोहम्मद गोरी नहीं होगा, मोहम्मद ऑफ गजनी होगा, ठीक है। इससे आगे आप लोग को हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है क्योंकि हमको भी पता नहीं है, ठीक है। ये मीडिएवल हिस्ट्री बहुत तकलीफ है मेरे लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम है, तो हमको याद करने बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन आप लोग याद करो। 48 का तब तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49. विद रेफरेंस टू प्री मोरियन पीरियड। प्री मोरियन पीरियड मतलब क्या है, बुद्धा का जो पीरियड है ना। ओके, क्या लिखा है, किंगडम और कैपिटल। वात्सा तो राजगिरी नहीं है, राजगृह तो मगध का था ना,
ये आपको याद होना है। वत्सा का क्या था, अच्छा इधर मैं उल्टा कर दिया। वत्सा का कैपिटल का नाम है कौसंबी, ये वाला है कौसंबी, और मगध का है राजगृह। अवंती का उज्जैन है, ठीक है। अयोध्या का कोशाला, ठीक है, कोशाला का ये अयोध्या, ठीक है, सिंपल। तो 2 and 3 आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी डन थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इन एन अनलिस्टेड, क्या बोला, अनलिस्टेड इंडियन कंपनी। तो अच्छा ये अभी है, ये हो चुका है। मतलब अनलिस्टेड इंडियन कंपनी मतलब क्या है, अनलिस्टेड कंपनी मतलब क्या है ये समझो। स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कुछ कंपनी का नाम होता है, आप लोग देखा होगा ये बात, ठीक है। तो जो कंपनी का नाम ये स्टॉक एक्सचेंज का लिस्ट में नहीं है, उन लोगों को क्या बोलता है, सिंपल अनलिस्टेड इंडियन कंपनी। और अभी हम लोग को पता है कि एफडीआई मतलब तो पता है ना, कि अगर ये इंडिया है, इंडिया से बाहर से अगर कोई बाहर में बैठने वाला लोग अगर कोई यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज या कहीं पे भी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में तो कर ही सकता है, वो तो पूरा दुनिया कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्ट में नहीं है, ठीक है, फिर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, ये याद रखना, ये राइट। रिसेंटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड एनआरआईज माने नॉन रेसिडेंट इंडियंस टू होल्ड अप टू 100%। देखो एनआरआईज जो क्या होता है, मेरा आपको हम बता चुका है ये ओसीआई और एनआरआई के बारे में। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है, ये लोग इंडियन ही होता है। लेकिन ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने से भी ये इंडियन नहीं होता, ठीक है, ये लोग इंडियन सिटीजन्स नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। एंड एनआरआईज लोग इंडियन होता है, याद रखना। अगर 6 महीना अगर बाहर आप भी रह गया ना, अगर 6 महीना आप बाहर पढ़ने चला गया, तो 6 महीना से ज़्यादा हो जाने से डायरेक्ट आप एनआरआई बन जाते। तो क्या बोला, एनआरआई लोग को 100% स्टेक एयर इंडिया में अप्रूव कर दिया, क्या, हाँ ये भी राइट है, ठीक है। एयर इंडिया को अगर आप एनआरआई है तो आप पूरा 100% ले सकते हैं। लेकिन एयर इंडिया को कोई खरीद नहीं रहा, ठीक है, लेने के लिए रेडी नहीं है एयर इंडिया को, ठीक है, क्योंकि परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहा। इसको परफॉर्म ठीक से करने के लिए तो बहुत सारा स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए होगा, ठीक है। ओके, देन 1 and 2 दोनों राइट हो गया। सो आंसर इज सी, 50 का सी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेगा। होप ये क्लास आपको बेनिफिट करेगा कमिंग एग्जाम में। टिल देन आप लोग ठीक से बैठो। वी विल मीट सून। गॉड ब्लेस यू।